अस्सलाम वालेकुम जी। नमस्कार, अस्सलाम एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम जी ज़रा बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान की। जो आप जानते ही हैं कि हमारे शो का ख़ास फॉर्मेट है कि हम दोनों देशों के बारे में बात करते हैं और हम दोनों कंट्रीज़ की कोशिश करते हैं कि टर्म्स अच्छी हो जाएँ, अच्छे हो जाएँ टर्म्स, और हम कुछ ऐसी बात कर सकें कि जो ये टेंशन है उसको हम कम से कम कर सकें। खासतौर पर जो कॉमन सिटीजन भी हमारे यहाँ रहता है, जो आम आदमी भारत में रहता है, उसके लिए हम कुछ सोचें। तो आज हम हमें जिन गेस्ट ने ज्वाइन किया है, हमें इंडिया से हमें ज्वाइन किया है राजीव सचैन साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है इंडिया से। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। और जी पाकिस्तान से चौधरी साहब हमारे साथ हैं, जो कि जो आजकल हमारे रूलिंग पार्टी है पीटीआई, उसके भी मेंबर हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आप भी आए। तो आज हम थोड़ा सा ये बात करना चाह रहे थे राजीव सर कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो आम और हमारी गवर्नमेंट दोनों, हम बाद में बात करेंगे चौधरी साहब से भी कि आम आदमी के लिए क्या करेंगे। इसलिए कि हमने ये देखा है कि दोनों गवर्नमेंट्स वोट लेके तो आई हैं कि जी जो हमारी पब्लिक है उसको अच्छी लाइफ देंगी, जो हमारी पब्लिक है उसके जॉब्स होंगी, एजुकेशन होगी, हेल्थ होगी। मगर हम देखते हैं कि जो मेन इश्यूज हैं उस पे बहुत कम बात होती है, मेन इश्यूज पे बहुत कम काम होता है। और जैसे ही कुछ पूछना शुरू करे, कोई मीडिया पूछे, अपोजिशन पूछे, कोई बात करे, तो फौरन ही बात ये हो जाती है कि जी एलओसी पे बहुत टेंशन है, पाकिस्तान ने ये कर दिया, हम पाकिस्तान कहते हैं इंडिया ने वो कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में पाकिस्तान और इंडिया उधर कुछ करते हैं, या ये कि सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने की एक तरीका है ये? देखिए, ऐसा है कि सरकारें अपने स्तर पर अपनी कोशिश भर काफी कुछ करने की कोशिश करती हैं। कई बार कोशिशों में कमी रह जाती है। इस वजह से सरकारों की भूमिका पर, उनके रवैये पर सवाल उठते हैं। कई बार जो सरकारें काम करती हैं उनका तरीका नहीं ठीक होता है, तो उनमें देरी होती है, इस वजह से भी सवाल उठते हैं। और जहां तक बॉर्डर पर टेंशन का सवाल है, तो देखिए, जब टेंशन होता है तब उसका जिक्र किया जाता है। हम उस टेंशन की, संघर्ष विराम के उल्लंघन की, गोलीबारी की, घुसपैठ जैसी घटनाओं की अनदेखी भी नहीं कर सकते। तो ये भी एक सच्चाई है कि बॉर्डर पर टेंशन अगर रहेगा तो रह रह करके जनता का ध्यान उधर जाएगा, सरकारें भी उसको ध्यान दिलाने की जनता का कोशिश करेंगी। और जब बॉर्डर पर टेंशन लगातार बना रहेगा तो कहीं ना कहीं सरकार जो काम करती है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती है, और जनता का भी ध्यान उन कामों की बजाय बॉर्डर की सिचुएशन पर जाता है। तो सर आपको ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आप भी मीडिया से हैं, यू आर अ जर्नलिस्ट के, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो इंडियन मीडिया है, स्पेशली मैं ये नहीं कहूँगी पाकिस्तानी मीडिया भी किसी हद तक, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इंडियन मीडिया इस चीज को बहुत ज्यादा हवा देता है, बहुत ज्यादा बढ़ाता है कि वॉर हो जानी चाहिए, पाकिस्तान पे अटैक कर देना चाहिए। हम रेगुलर जाते रहते हैं इंडियन मीडिया में, चौधरी साहब भी जाते रहते हैं, तो वो ऐसी ऐसी न्यूज लेकर आते हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है और ये प्लान हो रहा है और ये तोपे और पता नहीं क्या कुछ वो बताते हैं कि हम बॉर्डर पे ले जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा होता। तो आपको नहीं लगता कि मीडिया उसमें बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर रहा है? देखिए, पहली बात तो है कि मीडिया का मतलब टीवी मीडिया नहीं है। ये बात सही है कि वो मीडिया का एक हिस्सा है और उसकी हम अनदेखी नहीं कर सकते। लेकिन टेलीविजन चैनल, न्यूज़ टेलीविजन चैनल ही मीडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये कहना सही नहीं होगा। वह एक प्रभावी माध्यम तो हैं टीवी चैनल, लेकिन मीडिया का वो पूरी तौर पर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और जहां तक भारतीय मीडिया की बात है या पाकिस्तानी मीडिया की बात है, तो हमें तो दोनों में बहुत अंतर नहीं लगता है। दोनों एक तरह की बातें करते हैं, माहौल को गरमाने की कोशिश करते हैं,
और आरोप प्रत्यारोप करते हैं, तू तू मैं होती है। और ये तू तू मैं इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कम से कम टेलीविजन चैनलों के जरिए कम से कम ज्यादातर, शायद 1-2% हैं जो कुछ कायदे से संवाद करते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, वरना तू तू मैं ही होती है। और हम तो सजेस्ट करेंगे आप जैसे लोगों को कि इस तू तू मैं मैच में पढ़ने से बचें। इससे कुछ नहीं हासिल होता है, भले ही टीवी चैनलों को टीआरपी हासिल होती है। इस टीवी चैनलों को इसीलिए कम से कम भारत में बहुत सारे लोगों ने देखना बंद कर दिया है, उनको गंभीरता से लेना बंद कर दिया है, क्योंकि वहां पर जो डिबेट होती है उसमें कुछ चुनिंदा चेहरे होते हैं जो तू तू मैं के मैच में पड़ते हैं, और इस वजह से वहां पर की जाने वाली बातें सही तस्वीर नहीं दिखाती हैं। जहां तक दूसरे मीडिया के जो माध्यम है, अखबार हैं, वो अभी भी गंभीर हैं, और वो उनमें हर तरह के जो ज्वलंत मसले होते हैं, करंट इश्यूज होते हैं, उन पर चर्चा होती है। सही, बिल्कुल। चौधरी साहब, आप एग्री करेंगे राजेश सर की बात से? और दूसरा ये कि वही बात मैं आपसे भी पूछूंगी कि इमरान खान साहब को लोगों ने वोट दिया था कि वो लोगों की जिंदगी आसान करेंगे, उन्होंने जॉब्स का वादा किया था, उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन की बात की थी, लेकिन घरों की बात की थी, उन्होंने कहा था पता नहीं कितने करोड़ में घर बना दूंगा। लेकिन अब जब कोई ये बात करता है, तो जैसे मैंने कहा कि भारत में भी वो फॉरन ही वो बॉर्डर की बात होती है, तो यहाँ पे भी यही होता है कि जी एलओसी पे ये हो गया और वो कश्मीर 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 करना शुरू कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरजू, हकीकतन जो आपके पैनलिस्ट कह रहे हैं वो सही है कि मीडिया सनसीखेजी उजागर करता है और पैनिकिंग में ले जाता है वो अपने ऑडियंस को, और सच्चाई बहुत कम रह गई हुई है, और रेटिंग पे चला गया हुआ है सब कुछ कि किसकी रेटिंग कौन सा लफ्ज़ कह के बहुत बेहतर होगी। और हकीकतन जर्नलिज्म ये है कि ये आपके पास अल्लाह की एक अमानत होती है लोगों की खबर दूसरे लोगों तक पहुंचाने में। जर्नलिज्म का काम ये होना चाहिए कि सच्चाई लोगों के सामने लेके आए और लोग फैसला करें जी कि क्या सही है या क्या गलत है। मगर क्योंकि ये दुनिया कमर्शलाइज हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से मीडिया की भी लाइनें कुछ ज़्यादातर लालच की सिमत चली गई हुई है। जहाँ बात तल्लक है कि इसमें कोई शक नहीं, हुकूमतें जो बनती हैं वो लोगों की बेहतरी और फलाह बहबूद के लिए बनती हैं, मगर बदकिस्मती से चूँकि ये दुनिया ग्लोबल विलेज बनने के चक्कर में कुछ सुपर पावर्स हैं या कुछ ऐसी डोमिनेटिंग पावर्स हैं जो लोगों को आपस से दूर रखने में अपना फ़ायदा समझती हैं, जो मुल्कों की लड़ाई और झगड़े में अपना फ़ायदा समझती हैं। वो कुछ ऐसे ज़हन भी हैं दुनिया में जो वो समझते हैं कि दुनिया सारी के रिसोर्सेज तो शायद हमारे हैं और बाकी के बहुत से गरीब और इस तरह के लोग जो आए हुए हैं वो बोझ हैं, जिसकी वजह से ये हथियार बेचने की प्लानिंग में लोगों को या मुल्कों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाता है, लड़ाया जाता है। हकीकतन इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है अभी बने हुए 70 साल से जायद हो गए हुए हैं, और शुरू दिन से जब ब्रिटिश राज इस खिते से गया वो एक मसला इन दोनों के बीच में छोड़ गया जो कश्मीर है, और ये रियलिटी है। फर्ज करें हम उन्हें ब्लेम देते रहे वो हमें, मगर हकीकत से हम सब लोग परे हट गए। हकीकत क्या है कि जिस फार्मूले के तहत हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी, वो मुस्लिम मेजॉरिटी जो इलाके थे उन्होंने पाकिस्तान बनना था, जिसमें कश्मीर भी था और भी बहुत से चीज़ें थी। मैं आपकी बात का जवाब यहाँ पे लेके जा रहा हूँ कि हमारे मुल्कों की तरक्कियाँ क्यों रुकी हुई हैं। तो उसमें पहले यहाँ से स्ट्रगल हुई, फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस आ गई, और फिर तब से लेकर ये नफरत बढ़ती ही गई। कोई भी लीडरशिप ना उस तरफ से ना इस तरफ से ऐसी आई जो ये मसला रिजोल्व करके इन दोनों देशों के जो लोग थे उनकी बेहतरी के लिए काम करते। चूँकि जिन लोगों ने ये मुल्क आज़ाद किया था, इसमें कोई शक नहीं स्ट्रगल थी यहाँ की, उनके इससे आगे भी अज़ाइम थे कि ये कन्फ्लिक्ट रहे, ज़िंदा रहे, और ये प्रोस्पेरिटी
जो इस खित्ते में वो वापस ना आ सके। अगर आप तारीख में चले जाएं तो जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई थी तो उस वक्त हिंदुस्तान की जो जीडीपी थी वो 25% ऑफ द वर्ल्ड थी। सबसे ज्यादा दुनिया में कोई अमीर मुल्क था जो वो हिंदुस्तान था। और हिंदू, मुसलमान, सिख ये सारे बड़े हार्मनी के साथ रह रहे थे। आप देख लें कि उस निज़ाम ने पहले 150 साल जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था वो नफरत पैदा की। नफरत इस लिहाज से पैदा की कि जो तालीम हासिल कर रहे थे उसमें उन्होंने मैसनरीज ले आए, उन्होंने अपनी ज़बान थोपी, फिर हम ही लोगों से अपनी फौजें बनाई। हमारी ज़मीन पे ये जो अफ्यून है ये ग्रो की, एक्सपोर्ट की, जो 1947 तक लीगल रही। और ये सारी चीज़ें वो दूर करते गए हिंदुस्तानियों में जब वो गए और एक नफरत का बीज बोकर गए और उन्होंने मेक श्योर किया ये कभी आइंदा आने वाले वक्त में इकट्ठे ना हो सके। ना ही वो साइड समझ सकी कि ये जो मसला कश्मीर का ये छोड़ के जा रहे हैं, अगर ये हम खुशलूबी से हल कर लें दोनों देश इतने तरक्की कर जाएंगे कि शायद हो सकता है कि किसी की लाठी या किसी की एड के सहारे की जरूरत ना रहती। और ये सब होने पे हम इस निज पे पहुंच आए हुए हैं कि आज दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, उनके पास भी एटम बम है। हिंदुस्तान पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा है। और आप देखें कि इस सारी लड़ाई में हिंदुस्तान का साइज चाइना से बड़ा है। अमेरिका के साइज का हिंदुस्तान साइज में है, आबादी के लिहाज से चाइना में है। मगर इस नफरत और इस लड़ाई में हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान के मुकाबले से बाहर ना निकल सका। मीडिया उनका बनाता रहा जी कि नहीं हम सुपर पावर है, हम इस एशिया का एक टाइगर बनने जा रहे हैं। मगर ये सब हकीकतें यहाँ होगी जिस वक्त चाइना उभर के दुनिया के मुकाबले में आ गया। चाइना सुपर पावर बनने जा रहा है जो हिंदुस्तान के मुकाबले में था। मगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में उलझ के लड़ाइयाँ कर के इस निज पे रहे जहाँ पे आज मैं और आपके पैनलिस्ट हैं जो मैं इनको एक दाद देता हूँ कि ये सच्चाई बोल रहे हैं। मैं, आप जानती हैं कि मैं इंडियन चैनल्स के प्रोग्राम पे जाता हूँ, वो बिल्कुल ही उनकी एक अपनी क्रिएट की हुई दुनिया है। जैसे उनकी बॉलीवुड है, अगर वो कहेंगे चाइना चूहा बन गया है, चाइना को हमने डरा दिया है, चाइना को हमने भगा दिया है, वो क्या लड़ेगा हिंदुस्तान, ये हकीकत नहीं है। कोई भी हिंदुस्तान की लीडरशिप है जो इस तरफ नहीं लेके जा रही अपने लोगों की तर्जमानी कि वाकई जो हकीकत में जो क्राइसिस है, जो चीज़ें रिजोल्व होने वाली हैं वो गुफ्तगू से रिजोल्व करें और लोगों में अमन और भाईचारे को एक मौका दें और ये दोनों खिते आगे बढ़ें। बिल्कुल ठीक। राजेश सर, आपने बात सुनी यहाँ चौधरी साहब की, आप क्या कहेंगे? और दूसरा ये कि आपके ख्याल से व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान को ऐसा क्या करना चाहिए? टेररिज्म का सर मत कहिएगा, वो हर कोई बोलता है कि, लेकिन ये कि ऐसी क्या चीज हो कि हमारे टर्म्स बेहतर हो सके। मैं ये नहीं कह रही बहुत दोस्ती हो जाए, आप हमारे यहाँ बैठे हो और हम आपके यहाँ बैठे हो, लेकिन फिर भी थोड़ा पीस हो और इतनी ज्यादा जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग वगैरह ना हो। लेकिन टेररिज्म जो आप लोग हमेशा एलिगेशन लगाते हैं पाकिस्तान पे, वो ऑब्वियसली पाकिस्तान उसको रिजेक्ट करता है। तो ठीक है कि पाकिस्तान इस आरोप को रिजेक्ट करता है, लेकिन इस रिजेक्ट करने से सच्चाई छिपने वाली नहीं है। वहाँ पर जो टेररिज्म को बढ़ावा देने वाली तंजीमें हैं उनके नाम और उनकी हरकतें से पूरी दुनिया वाकिफ है। और ये अच्छी बात है कि इस डिस्कशन में भी कश्मीर आ गया ना। और लेकिन कश्मीर की समस्या के लिए हम कब तक अंग्रेजों को दोष देते रहेंगे? कश्मीर एक समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसको जिस तरीके से हल करना चाहिए था दोनों देशों को वो नहीं किया गया। और बार बार इस तरह के डिस्कशन में जिक्र आता है कि वो यूएन का रिजोल्यूशन है, संयुक्त राष्ट्र की करारदाद है। तो उस करारदाद को एक बार पाकिस्तान को ढंग से पढ़ना चाहिए कि वो क्या कहती है। वो ये कहती है कि पहले पाकिस्तान पूरे कश्मीर से, अपने कब्जे वाले कश्मीर से अपनी सेनाएं हटाएगा,
फिर भारत अपनी सेनाएं वहां ले जाएगा और फिर वो रेफरेंडम का माहौल बनाएगा। पाकिस्तान ने कभी भी उस कदम को पूरा करने की कोशिश नहीं की और उसका ये शिकायत रहती है कि भारत ने तो वहां कब्जा कर लिया है, भारत तो यूएन रेजोल्यूशन को नहीं मान रहा है। तो इस सच्चाई की अनदेखी करने से बात बनने वाली नहीं है। जहां तक आपकी ये बात है कि दोनों दोनों देश क्या करें, तो सबसे पहली जरूरत तो ये है कि दोनों देशों के नेता और वहां की जनता एक दूसरे देश की चिंता करने के बजाय अपनी अपनी चिंता करे। पाकिस्तान भारत क्या कर रहा है, चाइना से कैसे निपट रहा है, नहीं निपट पाएगा या क्या करेगा, इसको पाकिस्तान को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को पहले चिंता अपने मुल्क की करनी चाहिए कि वहां के क्या हालात हैं। और वहां इमरान खान जो बहुत उम्मीदों से आए थे, आप देखिए कि आप ही के लोग कह रहे हैं कि वो नाहिल हैं, उनको सेना लाई है। सेना का नाम लेने से लोग डरते हैं, बड़े बड़े लोग उसको कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट, सीधे सीधे फौज क्यों नहीं कहते हैं। तो जब किसी मुल्क को फौज पीछे से चलाएगी और जो सरकार है वो भी उसमें भागीदार बनेगा, कि आप देखिए कि कोई भी प्रॉब्लम पाकिस्तान में होती है तो प्रधानमंत्री आपके वजीर आजम तो पीछे हो जाते हैं, सेना आगे आ जाती है। वो सऊदी अरब के साथ कुछ समस्या हो गई तो पाकिस्तान का कोई मंत्री क्यों नहीं गया, फौज के अफसर क्यों गए। अमेरिका से कोई अगर आता है आपके यहाँ कोई बड़ा अफसर या नेता, तो वो फौज के लोगों से मिल अलग से मुलाकात क्यों करता है। तो देखिए पाकिस्तान अगर ये स्वीकार करता है कि हाँ हमारे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है और बड़ी बेसिक और बुनियादी खामी है, तब तक किसी समस्या को हल करना है तो सबसे पहली जरूरत होती है कि पहले उसको माने कि हमारे यहाँ ये समस्या है। पाकिस्तान की समस्या क्या है कि वो उस समस्या को मानने से ही इनकार कर देता है। अब आप आज ही हम देख रहे थे ट्विटर पे कि नवाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को कुछ खरी खरी सुनाई, तो उसमें हैशटैग पे चल रहा था नवाज टेरर समथिंग, इस तरह का कुछ, कि उनको टेररिस्ट बताया जा रहा था। तो इस तरह की बातों से बात नहीं बनेगी। और जैसा मैंने पहले कहा कि दोनों देश एक दूसरे के मसलों को सुलझाने के बजाय अपना अपना मसला सुलझाएं। जब थोड़े माहौल में शांति आ जाए तो फिर बात करें दोनों देशों के बीच का तनाव का कारण है। जी चौधरी साहब आप रिप्लाई करेंगे। जी मैं जो आप कह रहे हैं इमरान खान का, देखें अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप जिस चीज को कह रहे हैं कि लीडरशिप क्या होती है, ये पिछले 6 महीने से ये कोविड-19 जो साइरस वायरस है ये आई हुई है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो फैसला किया, दुनिया ने उसकी मुखालफत की, हमारी अपोजिशन ने उसकी मुखालफत की, मगर वो अपने फैसले पर डटे रहे। आज पाकिस्तान का एग्जाम्पल दे रही है दुनिया, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो WHO और चाहे वो कोई भी वेस्टर्न जरीदा हो, चाहे कोई भी वेस्टर्न फोरम हो, यूनाइटेड नेशन हो, इवन वो किस लिए दे रही है कि लीडरशिप की वजह से उन्होंने बहुत बेहतर हैंडल किया, कोप किया। वेयर एज आपके सामने हिंदुस्तान ने वहां पे भी एक निजाम था, सिस्टम था, मगर आज कोई बात ढकी छुपी नहीं रहती। 4 घंटे के लॉकडाउन में उन्होंने जितने हिंदुस्तानी खराब हुए वो भी एक एग्जाम्पल है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो आप ब्लेम गेम कर रहे हैं ये बिल्कुल है, मैं इस चीज को मानता हूँ, मगर हकीकत नहीं जुटलाई जा सकती। आप कहते हैं फॉर एग्जांपल यही ले लें कि आप कह रहे हैं जी कि यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के मुताबिक अमल होना चाहिए। आप ये भी मान रहे हैं कि वाकया कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो रिजोल्व होनी चाहिए। वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी होने से हिंदुस्तान का क्या नुकसान हुआ है, या पाकिस्तान इस रेस में एटम बम की में क्यों लगा, क्योंकि एक रेवलरी आ रही है। मैं कह रहा हूं कि अगर डिस्प्यूट थी वो डिस्प्यूट वक्त के साथ रिजोल्व कर लेनी चाहिए थी, अगर नहीं हो सकी
वाजपेयी साहब ने बहुत सीरियस, वो भी बीजेपी के थे, बहुत सीरियस कोशिश की, बहुत हद तक नजदीक चले गए। फिर जब बाद में मनमोहन सिंह आए तब भी ये मसला तकरीबन रिजोल्व की तरफ जा रहा था। मगर हुआ क्या कि जब ये नरेंद्र मोदी इनके पास पावर आई तो इन्होंने, आपके सामने ही है पिछले 7 साल की तारीख कि ये नफरत बढ़ते बढ़ते और कहां पे पहुंच गई। जब आप कहते हैं चाइना भी इसी खित्ते का एक मुल्क है, मैं क्यों उसको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जब रेवलरी में आते हैं तो पाकिस्तान का साइज हिंदुस्तान के मुकाबले में बहुत छोटा है, आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, आर्मी के लिहाज से, हर लिहाज से हिंदुस्तान शुरू से लेकर चैलेंज करता रहा है चाइना को, चूंकि वो भी नेबर है, इसकी वजह से उसका जिक्र आता है। हुआ क्या कि चाइना आज इकोनॉमिक सुपर पावर बनने जा रहा है दुनिया का। मिलिटरली उसने वेस्ट को वेस्ट मीन अमेरिका के साथ वो पंगा लिया हुआ है, जिसमें आपको भी पता है कि लद्दाख किस लिए चाइना वहां पे आया, क्योंकि जो आर्टिकल 370-35 रिवोक किया गया। तो आप देख लें चाइना की स्टेटमेंट ये थी कि लीगल कवर कश्मीर से खत्म हो गया हुआ है और लद्दाख मेरा है, वो क्लेम कर रहा है। जैसे अगर ये मसला पहले रिजोल्व हुआ होता तो ये चीज ना होती। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज लद्दाख में चाइना बैठा हुआ है, वो क्लेम कर रहा है जो कश्मीर का हिस्सा था हिंदुस्तान, वो खोए जा रहा है। जब ये चैलेंजेस हैं, जब नफरत वहीं पे है, तो इसमें कोई शक नहीं जो जुल्म और जबर मकबूजा कश्मीर में वो आपकी आर्मी कर रही है वो दुनिया के सामने है। मेरे ब्लेम देने से कोई चीज ज्यादा नहीं होगी, ना बिगड़ेगी ना सुधरेगी। ये वो हकीकत है कि आप देख लें यूनाइटेड नेशन अब भी क्या कह रही है या दुनिया क्या कह रही है मकबूजा कश्मीर में। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2 दिन पहले हिंदुस्तान से दफ्तर इसलिए बंद कर दिया गया कि यहाँ की हुकूमत है जो वो हमें इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दे रही और बाय फोर्स वो कुछ चीजें करवाना चाह रही है जो हम नहीं करना चाहते। मुझे नाम नहीं याद रहा जो उसके हेड थे, ये परसों की स्टेटमेंट है। मैं ये चीज मानता हूं कि जब तक इस हकीकत को हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों इक्वली नहीं देखेंगे कोई मसला रिजोल्व नहीं होने वाला। और अगर जंग हुई तो वो ना हिंदुस्तान के लिए अच्छी है ना इस खित्ते के लिए अच्छी है। और हम ये किसी सूरत भी नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि अमन कायम रहे, जिसके जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे उन्होंने दावत दी थी हिंदुस्तान को, जिसपे ऑपोजिशन ने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म की थी कि आप ये क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी दोबारा अगर इलेक्ट होके आए तो हमें चांसेस लग रहे हैं कि हम मसले के रिजोल्व की तरफ जाएंगे। मगर हुआ क्या, आपके सामने हुकूमत चैलेंज कर रही थी कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। वो टेंशन बढ़ते 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 पुलवामा उधर, वो आज भी आपकी एजेंसीज कुछ नहीं बता सकी कि किसने किया है किसने नहीं किया। वो हुआ, उसके बाद आपने एयर स्ट्राइक की, यहाँ पे आपने वावेला किया कि हमने तो पाकिस्तान को मार के छोड़ दिया। दूसरे दिन जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने रिटेलिएट किया, आपके जहाजों ने चेस किया, वो दोनों जहाज गन डाउन कर दी। मेरा कहने का मतलब है कि ये चीजें तब तक नहीं रिजोल्व होंगी जब तक हिंदुस्तान सिंसियर नहीं होगा इसमें, या दोनों हुकूमतें मिल बैठकर बात के जरिए ये नहीं हल करेंगे। नुकसान में ना हिंदुस्तान का फायदा है ना ही पाकिस्तान का फायदा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब भी मौका है कि हिंदुस्तान को चाहिए होश के नाखन ले। और ये मसला कश्मीर का मसला मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप भी मानते हैं कि ये रिजोल्व होना है, ये डिस्प्यूटेड है और इसको बाय ऑल मीन गुफ्तगू से रिजोल्व होना चाहिए। नहीं, बात आपकी ठीक है चौधरी साहब, लेकिन हम आज कश्मीर डिस्कस नहीं कर रहे थे, लेकिन क्योंकि आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं शायद इसलिए आप बहुत सेंसिटिव है। लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ ये बात कर रही थी कि दोनों गवर्नमेंट्स जो है वो अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही और सिर्फ चाहे वो इंडिया चाइना के साथ टेंशन चल रही हो, चाहे पाकिस्तान के साथ, उस पर फोकस है। और पाकिस्तान का भी इंडिया के साथ जो टेंशन है उस पर फोकस है। जो मेन में जो लोग आपकी कंट्री में रहते हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनके लिए इमरान खान साहब कुछ नहीं करते हुए नजर आ रहे, ये लोग कहते हैं। और इसी तरह से मोदी जी भी जो है, वो जो लोग वहां पे रहते हैं, जो पब्लिक है इंडिया की,
उसको सही से नहीं कोई चीज प्रोवाइड कर सक रहे। जैसे आपने कहा है कि कोरोना वायरस ही सही, लेकिन वो हैंडल नहीं हो रहा। लोगों की जॉब्स, मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ इंडिया में जिनके पास जॉब्स नहीं है आजकल, कोरोना के बाद से उनकी जॉब्स खत्म हुई है और वो अभी तक बैठ के वेट कर रहे हैं कि उनको कहीं जॉब मिल जाए। तो सर आपको लगता है राजीव सर के ये चीज जो है ये भी गवर्नमेंट को पैरेलल चलानी चाहिए साथ साथ, या बस एक ही तरफ हो जाते हैं कि नहीं बस बॉर्डर्स ही देखने हैं, अंदर जो लोग हैं उनको नहीं देखना? देखिए, एक तो ऐसा है कि अच्छा हुआ कि आपने चौधरी साहब को कश्मीर के मुद्दे से बाहर निकाल दिया, क्योंकि कश्मीर पर अगर हम चर्चा करते तो कहीं नहीं पहुंच पाते। क्योंकि आपने बताया कि वाजपेयी साहब सिंसियर थे, इसके बाद ये नहीं बताया कि कारगिल क्यों हुआ। इसके बाद मनमोहन सिंह सिंसियर थे लेकिन मुंबई हमला क्यों हुआ। इसके बाद मोदी सिंसियर थे, वो खुद वहां लाहौर गए लेकिन फिर वो कई एक घटनाएं हुई ना। तो कश्मीर से आपने चौधरी साहब को बाहर निकाल दिया, अच्छा किया, क्योंकि कश्मीर पर इस तरह की केवल अपनी बात करते रहने से कहीं नहीं पहुंच पाएंगे हम। और जहां तक ये बात है कि ये ठीक है कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को मोदी पसंद नहीं है, भारत में भी बहुत लोगों को नहीं पसंद है, वो खुली आलोचना करते हैं, कई बार आलोचना जायज होती है। लेकिन ये कहना कि मोदी सरकार काम नहीं कर रही है जनता के लिए, तो देखिए आज ही हिमाचल प्रदेश में, जो कि लद्दाख से जुड़ा हुआ स्टेट है, वहां पर एक 9 किलोमीटर की टनल का उद्घाटन किया है, जो ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी टनल है और उससे बहुत सी दूरी कम हुई है और उससे जो है सीमाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। तो ये कहना कि आप अपनी सरकार के कामकाज के बारे में आप बेहतर बता सकती हैं, चौधरी साहब बेहतर बता सकते हैं। मोदी सरकार के कामकाज से बहुत लोग नाखुश हो सकते हैं, होंगे भी, लेकिन वो जनता के हित की चिंता नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है, ये बात सही नहीं होगी। काम वो कर रही है, ये बात हो सकती है कि वो काम जनता की उम्मीदों के हिसाब से ना हो। क्योंकि केवल एक जो जो आज जो अटल सुरंग का उद्घाटन हुआ है, केवल उसकी बात ही नहीं है। इसके पहले कई एक परियोजनाएं, बड़ी परियोजनाएं, बड़े प्रोजेक्ट भारत सरकार ने अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में शुरू किए हैं। इसके बावजूद मैं ये भी मानता हूं कि जो भी काम सरकार ने किए हैं या कर रही है या कर चुकी है, उसके बावजूद जनता की उम्मीदें कुछ और की हैं, और बेहतरी की हैं। तो उस बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है, कई बार बेहतर तरीके से करती है, कई बार नहीं कर पाती है। लेकिन ये कहना कि वो जनता के कामों पर ध्यान नहीं दे रही है, ये ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान की सरकार क्या कर रही है इसके बारे में पाकिस्तान के लोग, चौधरी साहब जैसे लोग, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो ये कोई कि सरकारें अपने लोगों की चिंता नहीं कर रही हैं, ये बात पूरी तौर पर सही नहीं होगी। चिंता कर रही हैं, ये है कि चिंता करते हुए वो जो जरूरी काम है वो हो सकता है कि उतने अच्छे से, उतनी प्रायोरिटी से ना हो पा रहे हों। तो ये बहुत जरूरी है कि डिस्कशन में हम एक कूची से किसी चीज को रंगने से बचें। और ये अच्छा हुआ कि आपने कश्मीर मुद्दे को इस चर्चा से बाहर कर दिया, क्योंकि उसमें हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। और चाइना का नाम लेके भारत को डराने से भी कोई बात बनने वाली नहीं, क्योंकि भारत जो है अब किसी से डरने वाला नहीं है। और चाइना को भी ये पता हो गया है, वरना वो वहां पर सीमाओं पर तरह तरह की नौटंकी कर रहा है, लेकिन आगे बढ़ने की ना हिम्मत पड़ रही है उसकी और ना पीछे हटने, क्योंकि वो फंस गया है कि जाएं तो कहां जाएं। तो पाकिस्तान के लोगों को चीन बहुत पसंद है, सब भारत के लोग जानते हैं। और चीन में जो चीजें वहां की सरकार करती है वो पाकिस्तान के लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं। अगर वाकई अच्छी लगती हैं तो उनको मुबारक हो, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि आज की तारीख में दुनिया का सबसे बदनाम देश अगर है तो वो चीन है। दुनिया के सबसे लोग अगर किसी देश को नापसंद करते हैं तो वो चीन है। चीन अगर अगले नॉर्थ कोरिया के रूप में देखा जा रहा है तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। तो चीन की चर्चा भारत पाकिस्तान के उसमें हो, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चीन से भारत अपनी तरीके से निपटेगा
और पाकिस्तान अपनी तरह से दोस्ती करेगा और इस दोस्ती में ये भी बुला देगा कि वहां पर कोई उइघर मुसलमान भी रहते हैं, क्योंकि इमरान खान कहते हैं तो मैंने तो सुना नहीं, मैंने तो जाना नहीं, मुझे तो पता नहीं, उन लोगों से तो ऐसे बात नहीं करते हैं। तो जो मुद्दा है उसको वहीं तक सीमित रखा जाए तो बेहतर होगा। जी चौधरी साहब, मैंने असल में कश्मीर को इसलिए इधर से बाहर, जिसे कहते हैं, राजीव साहब कह रहे किया है कि हम इस पे पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं और आज मेन फोकस यही था कि जो आम पब्लिक है उसके लिए दोनों गवर्नमेंट्स क्या करेंगे। तो जैसे उन्होंने एक दो प्रोजेक्ट्स बताए मोदी जी के, तो सर आप भी बताइए कि इमरान खान साहब ने कोई प्रोजेक्ट किया हो जो हमारे अवाम के लिए हो। देखिए, मैं जब दो देशों की बात करती है ना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, तो ऑटोमेटिकली ये जो चीजें हम कह रहे हैं वो आती हैं। ये चीन का लफ्ज सुनना भी नहीं चाहते, फिर बहुत सी बातें भी कह जाते हैं, मगर मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा। आप सही कहते हैं कि देखें, पाकिस्तान वो मुल्क है जो मेरे ख्याल में खैबर पुख्तनख्वा में ये खैबर पास से लेकर कराची तक मोटरवे है, जो हिंदुस्तान में मेरे ख्याल में दूर तक भी नहीं है। इस गवर्नमेंट ने क्या किया, 1,60,00,000 फैमिली को एहसास प्रोग्राम के जरिए 12,000 रुपए मंथली दिए। इस गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए, जनता के लिए पूछ रहे हैं ना, गरीबों के लिए क्या क्या शेल्टर होम्स हर शहर में के जो गरीब मजदूर हैं या मुसाफिर हैं उनके लिए वो बनाए। खैबर पुख्तनख्वा पूरा हो गया हुआ है तकरीबन, मेरे ख्याल में कम बेश 4 करोड़ लोगों के लिए सेहत कार्ड दिए, जो 10 लाख तक वो इंश्योर्ड हैं कि अगर आपको कोई सीरियस इलनेस हो गई है तो वो किसी भी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। वो गवर्नमेंट ने की, जिसमें सूबों के लिहाज से खैबर पुख्तनख्वा तकरीबन 100% जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस है उनके लिए। पंजाब में आधे हो चुके हुए हैं, सिंध में आधे हो चुके हुए हैं, कश्मीर में तकरीबन हो चुके हुए हैं। मैं ये वो कह रहा हूँ कि पिछले 2 सालों में ये इस गवर्नमेंट ने क्या किया या क्या किया। देखिए, मैं जब ये कहते हैं ना, भाई साहब कह रहे हैं जी के मसला आ जाता है, मसला तब आता है जब हम कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों की तरक्की क्यों रुकी या पाकिस्तान के लोगों की तरक्की क्यों रुकी। और तरक्की रुकने की वजह मैं जब ये कह रहा हूँ, बता दें कि कश्मीर के अलावा और कोई चीज इन दोनों मुल्कों के दरमियान तो नहीं थी। मैं ये कह रहा था कि लीडरशिप को चाहिए था। आज 70 साल के बाद भी जब आप मान लें कि वाकई ये प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम जो होती है वो रिजोल्व होती है, वो सिंसियरिटी के साथ रिजोल्व होती है, वो एक दूसरे को ब्लेम करने से नहीं रिजोल्व होती है। मैं जब ये कह रहा हूँ, फर्ज करें आपने यूनाइटेड नेशन का जिक्र किया, अगर जब तक ये रिजोल्व नहीं होगी, ये नफरत बढ़ी है, कम नहीं हुई। आज अगर आप देख लें, हिंदुस्तान गुर्बत की किस नेज पे है। हिंदुस्तान में 70-80 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो गुर्बत की लाइन से भी नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, जो हिंदुस्तान आपका मीडिया या जो आपका हिंदुस्तान आपका फिल्मी कल्चर पोर्ट्रेट कर रहा है, वो दुनिया को दिखा रहे हैं, और हिंदुस्तान भी यही सास में मुतला हो चुका हुआ है कि शायद हम इतने सक्सेसफुल हो चुके हुए। वेरज हकीकत आज भी दिल्ली की सड़कों पर, बम्बे की सड़कों पर, कलकत्ते की सड़कों पर लाखों लोग वो सड़क के फुटपाथ पर सोते हैं। बहुत से वाकया भी हुए। वेरज पाकिस्तान में कोई ऐसा गरीब नहीं है जो फुटपाथ पर रहता हो। ये आरजू इस चीज की बेहतर गवाही दे सकती है, क्योंकि मुझे पता है कि ये वेरी क्रेडिबल जर्नलिस्ट है हिंदुस्तानियों के लिहाज से। और मैं इस वजह से कह रहा हूं कि मैं आपकी गुफ्तगू का काउंटर नहीं कर रहा, मैं वो हकीकत बता रहा हूं कि जब हम कश्मीर का मुद्दा क्यों आ जाता है बीच में, इसमें कोई शक नहीं, मैं हूं भी कश्मीरी। चीज आपसे कहता हूं, जो हुक्मरान जुल्म करेगा, एक ऊपर से भी निजाम है कुदरत का, वो मुल्क ना तरक्की कर सकेगा ना आगे बढ़ सकेगा। जब कश्मीर बीच में आ जाता है आपके सामने, मैं आप जैसे भाइयों के, आप जैसे लोगों को कहता हूं कि जो जुल्म और जबर वहां पे कश्मीर में हो रहा है आप रुकवा सकते हैं। आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ उनको इखलाकी मदद प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने टेररिज्म का जिक्र किया,
ये वो बातें आ जाती हैं बीच में जो आप फर्जी बात तो कह जाते हैं मगर मुझे उसका जवाब देना पड़ता है। आप टेररिज्म कह रहे हैं कि अगर 9 लाख फौज हिंदुस्तान ने कश्मीर में रखी हुई है, इसके बावजूद पिछले 10 साल से यूनाइटेड नेशन या दुनिया के सब ऑब्जर्वर कह रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर कोई टेररिज्म नहीं है, ये तहरीक इंडिजिनस है। इंडिजिनस तारीख में क्या होता है कि आप लोगों की नफरत खत्म करें, वो नहीं खत्म हो सकी, वो और बड़ी। वहां पर 2 पार्टियां थी, 2 लीडर थे जो प्रो हिंदुस्तान के थे, एक फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला उसका बेटा, या महबूबा मुफ्ती जो कोलिशन पार्टनर थी बीजेपी की। आप देख लें आज वो भी कह रहे हैं कि कायदे आजम का फैसला सही था। ये वो मैं बातें कर रहा हूं जो आपके मीडिया के थ्रू हमारे कानों तक पहुंचती है। ये बातें सब आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जिस वक्त भी पैनलिस्ट कोई भी जर्नलिस्ट बिठाएगा, चाहे वो इमरान खान को बिठा दें, चाहे वो आपके कपिल देव को बिठा दें, तो वो इसलिए जिक्र आता है कि हम चाहते हैं कि इस दलदल से बाहर निकलें, और इस दलदल से बाहर निकलने का सिर्फ एक वाहिद रास्ता है। जिस तरीके से भी कश्मीर रिजोल्व होगा तो ये दोनों दोस्त प्रोस्पेरस होंगे। मैंने क्यों मिसाल दी थी कि आज से 400 साल पहले हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, और हकीकत में थी, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी। और किस वजह से? कि एक हार्मनी थी। हिंदुस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क था, वो दुनिया को खाने के लिए फूड सप्लाई किया करता था। आपके सामने आप कह रहे हैं कि अंग्रेजों को ब्लेम दे रहे हैं, मैं कहता हूँ ये हमारी नाअहली है कि वो चले भी गए, और आज फिर हम क्यों उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं। पार्टीशन के वक्त जो कत्ल आम हुआ वो एक तारीख का हिस्सा है, जो नफरत बनाएगी वो आज एक तारीख का हिस्सा है। उसके बाद ना आपकी लीडरशिप ने कोई ऐसा रास्ता निकाला कि हम ये जो नफरतें खत्म करके, ये डिस्प्यूट रिजोल्व करके हम शोल्डर टू शोल्डर चलें और एक बार फिर दुनिया को ये साबित करें कि हम भी एक नेशन है। मगर आई एम वेरी सॉरी टू से आपका भी जो निज़ाम या सिस्टम है उसने वो नफरत और ज्यादा की। चाहे वो आपका ये जो लेटेस्ट नेशनलिटी एक्ट आया है, चाहे वो दलितों के खिलाफ जो आपकी नफरत है, आपकी हुकूमतों की नफरत है, आपके निज़ाम की नफरत है, चाहे वो क्रिश्चियनों के खिलाफ है, ये सारी की सारी चीजें किसी भी मुल्क को प्रोस्पेरस नहीं होने देंगे, वो पीछे धकेलेंगी। और आज चाहिए हिंदुस्तान को भी कि जहां पे आप इसमें कोई शक नहीं है कि मुकाबला ये होना चाहिए कि आपके लोग कितने आज़ादी से कितने अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमारे लोग कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमारे लोगों की कितनी अच्छी इनकम है, हमारा मुल्क कितना डेवलप है, आपका मुल्क कितना डेवलप है। मगर बदकिस्मती से आप जहां से बात शुरू करेंगे वो वहीं पे आ जाएंगे जब पैनलिस्ट इन दोनों मुल्कों के होंगे। बिल्कुल ठीक। लास्ट कमेंट आपकी तरफ से राजीव सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि कश्मीर पर सुई अटकी रही अगर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। आप देखिए कि 1970 तक, 70 की दहाई तक कई मामलों में पाकिस्तान भारत से बेहतर स्थिति में था। 80 के बाद स्थिति थोड़ी बदली। 90 के बाद जब पाकिस्तान ने कश्मीर में टेररिज्म को गले लगा लिया, वहां पर जिहादी तंजीमें तैयार करनी शुरू कर दी, उनकी भेजनी शुरू कर दी, तो आज आप स्थिति देखिए कि पाकिस्तान कहां है इकोनॉमिक मामलों में और इंडिया कहां है। नो डाउट भारत में बहुत समस्याएं हैं, गरीब हैं, लोग फुटपाथ पे रहते हैं ना। ये कोई नहीं कहता कि भारत में सब कुछ ठीक हो गया है, बहुत तरक्की कर गया है और हमें सुपर पावर बन गया है। नो डाउट कि भारत में तमाम समस्याएं हैं, लेकिन 1990 के बाद भारत ने तरक्की का रास्ता पकड़ा है, तेजी से ग्राफ उसका ऊपर गया है। और पाकिस्तान की स्थिति यह है कि IMF से कर्ज लेने की नौबत आ रही है, चीन से, सऊदी अरब से कर्जे ले लेकर काम चलाना पड़ रहा है। तो कश्मीर का ये जो राग अलापना पाकिस्तान ने बंद नहीं किया और अपनी आवाम को उसके खुमार में नहीं नचाना बंद नहीं किया, तो उसकी और बदहाली होगी और बर्बादी होगी। आपने जिक्र किया कि कायदे आजम का फैसला बहुत ठीक था, जिन्ना साहब की बात कर रहे हैं। अगर आपको कायदे आजम का फैसला ठीक लग रहा है तो आपको मुबारक हो, लेकिन आप सोचिए कि आज
20 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में है, उससे ज्यादा भारत में है, इतने ही लगभग बांग्लादेश में है। और पाकिस्तान में की जो अवाम है उसमें आप भारत के दलितों की चिंता कर रहे हैं, दूसरे लोगों की चिंता कर रहे हैं। भाई अगर जैसा मैंने पहले कहा कि आप अपनी अपनी चिंता करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आप बताइए कि आपके यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, उनके साथ जानवरों से बदतर व्यवहार हो रहा है। केवल उनके साथ ही नहीं, उनके तो कोई आवाज भी नहीं सुनता है, उनके खिलाफ उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उनके पक्ष में कोई आवाज लगाने वाला नहीं, उनकी कोई सुनवाई नहीं। न केवल पॉलिटिकल पार्टियां बल्कि सरकारें, यहां तक कि अदालतें भी वो 14-14, 12-12 साल की बच्चियों को कह देते हैं कि नहीं, जिन्होंने तुम्हारा किडनैप किया है उन्हीं के साथ जाओ। तो कायदे आजम ने तो तबाही ला दी पूरे खित्ते में। उन्होंने मुसलमान जो एक बड़ी ताकत बनता है हिंदुस्तान में, उसको 3 टुकड़ों में बांट दिया। और पाकिस्तान में मुसलमानों की क्या हालत है कि पहले कादियानी को जो है उनको काफिर करार दिया, अब शिया काफिर होने वाले हैं। कुछ दिनों बाद आप देखिएगा कि सुन्नी और बरेलवी और अहले हदीस वाले एक दूसरे को काफिर करार देंगे। और फिर भी आपको लगता है कि कायदे आजम ने बहुत ठीक किया, तो आपको मुबारक हो। एक बात और आपने कही कि कश्मीर में 9 लाख फौज है, कुल 12-13 लाख फौज, 9 लाख हम लोग कश्मीर में लगा देंगे। लेकिन चूंकि आपको ये अच्छा लगता है कि भारत ने वहां सब पूरी फौज लगा दी है, तो आप माने रहिए, आप ये भी कह दीजिए कि भारत की पूरी फौज जो है कश्मीर में है। आपको अगर ये अच्छा लगता है तो आप मान लीजिए और अपने लोगों को भी बताइए। आप कहते हैं कि कश्मीर के लोगों को बहुत जुल्म हो रहा है। भाई जुल्म की बात तो वो करे जो बलूचिस्तान के लोगों को ढंग से रखना सीख सके। जुल्म की बात तो वो करे जो पश्तूनों के साथ ढंग से व्यवहार करे, ढंग से बर्ताव करे। तो जैसा मैंने पहले कहा, फिर कहूंगा कि आप भारत की चिंता करना छोड़ दें, अपने मुल्क की चिंता करिए, जहां सरकार जो है कोई और चला रहा है और एक के बाद एक तबके फिरके काफिर करार दिए जा रहे हैं। तो ये इस तरह का डिस्कशन आरजू जी का हमने बहुत देखा है, जिसमें लोग भारत और पाकिस्तान के बारे में एक दूसरे से शिकायत करते हैं और बताते हैं कि आपके यहाँ ये है, आपके यहाँ वो है। भाई आपको लगता है कि कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है, वहां के लोग कितने खुश हैं गिलगित बाल्टिस्तान में। और जो आपके कब्जे वाला कश्मीर है, आप तो बड़े शौक से बोलते हैं मकबूजा कश्मीर, वो उस पे क्या आपका है वो कश्मीर? किस हिसाब से आपका है? तो इस तरह की बातों से हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। आप अपने लोगों की चिंता कीजिए, अपने मुल्क की चिंता कीजिए, फिर आप ये सवाल कर सकते हैं कि वहां तो बहुत जुल्म हो रहा, वहां ये खराबी है, गरीबी है और नरेंद्र मोदी ने नफरत फैला दी है। भाई आपकी जो है, जो आईएसआई है और जो आपकी सेना है, वो कितनी जिहादी तंजीमों को पाल रही है। जिन लोगों ने पेशावर हमले को अंजाम दिया उनको पालती पोसती है। आप लोग असल में सच नहीं सुनना चाहते, और जब तक सच सुनने से इनकार करेंगे तब तक किसी को उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है, कोई नहीं सुनेगा। इस तरह के डिस्कशन से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे ना। और आरजू जी का भी ये जो कहती हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच के लोगों में बातचीत हो, डिबेट हो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप अपने लोगों की चिंता कीजिए, उनके बारे में सोचिए और भारत की चिंता करना छोड़ दीजिए। कृपा करके, दया करके भारत के लोगों की चिंता करने छोड़ दीजिए। जो कश्मीर के लोग हैं वो भारत के ही हैं, भारत में ही रहना चाहते हैं। वरना कश्मीर से, जो आपके हिस्से का कश्मीर है, वहां के धरना प्रदर्शन नहीं हो रहे होते कि हमको यहां से मुक्त करो। आपके वहां के कभी रिप्रेजेंटेटिव गए थे जिनेवा, जिन्होंने कहा कि हमें हिंदुस्तान में मिला लीजिए। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि कश्मीर से पर जो आप लोगों की सुई अटक गई है और उसके चक्कर में पूरा वतन गुमराह है। और गुमराह इसलिए कि सेना को इसमें मजा आता है, उसको मलाई खाने को मिलती है। आप तो हर चीज में फौज को आगे कर देते हैं। तो जब फौज मुल्क चलाएगा और पूरी आवाम को एक ऐसे मसले पे गुमराह रखा जाएगा जो वस्तुतः उसका कोई लेना देना नहीं। कितने आपके लोग हैं जो कश्मीरी जबान बोलना जानते हैं? मुश्किल से 2-4 लोग होंगे तो बड़ी बात होगी। तो कृपा करके इस तरह के डिस्कशन से बचें और कश्मीर पर जो आप लोगों की सुई अटकी है उसको जरा कहीं हटा करके बलूचिस्तान में ले जाएं, पश्तून के बीच ले जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा।
चौधरी साहब लास्ट कमेंट आपकी तरफ से, लेकिन प्लीज आरजू में छोटी से देखें, इन्होंने ना 1980 से शुरू किया। पाकिस्तान ने कोई एडवाइस नहीं किया था इंदिरा गांधी को कि तुम अपनी फौज की चढ़ाई दरबार साहब पे कर दो और सिखों का कत्लेआम करो। उन्होंने इनका नाटका बंद किया। कश्मीर का मैं जो कह रहा हूँ ना, कायदे आजम को किसने कहा कि कायदे आजम की लीडरशिप सही थी, उसका फैसले सही थे? वो लीडरशिप जो मकबूजा कश्मीर में रह गई थी, जिन्होंने हिंदुस्तान यूनाइटेड इंडिया के साथ वो जो गए थे, आज वही पछता रहे हैं, वही कह रहे हैं। महबूबा मुफ्ती कह रही है, शेख अब्दुल्ला कह रहा है कि कायदे आजम के फैसले दुरुस्त थे। ये भाई साहब कह रहे हैं, वही इनका वही हिसाब है कि मुंह पे राम राम और बगल में छुरी। इनके अंदर जो हिंदुत्व है ना, वो अब सामने आना शुरू हो गई है। मेरी बात सुने, 30 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, जिनकी आप लोग आज लिंचिंग कर रहे हैं। वो जीनत बाग पर जो आप लोगों ने असर किया है, वो दुनिया देख रही है, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो मुसलमान आज पछता रहे हैं कि हम क्यों पीछे रहे। और एक मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि उस हिंदुस्तान में एक और पाकिस्तान बनेगा, और उसका वक्त बहुत नजदीक आने वाला है। और मैं ये भी तुम्हें कह रहा हूं कि कश्मीर हमारा है, मैं कश्मीर का बेटा हूं, और अगर ना लिया तो तुम कहना कि ये मर्दों की बात नहीं है। जहां तक रहेगी आर्मी के, तुम्हारी वो आर्मी है जो दिन रात दाल का एक ठूठा लेकर न दुनिया को दिखाती है कि मेरे पैसे मेरे अफसर ले जाते हैं, मेरी बीवियां मेरे अफसर ले जाते हैं। वो कहती है कि मैं भूख से मर रहा हूं और मुझसे ड्यूटी करवा रहे हैं यहाँ की फौज, आपके फौजी कह रहे हैं। और 1100 वीडियो ऐसे मुझे कर्व है अपनी फौज पे, मैं हकीकत से कहता हूँ। और ये फौज पाकिस्तान की फौज है जिसने जो दुनिया का मुकाबला कर सकती है। आप चाइना को कह रहे हैं, हम चाइना का किसी को डर नहीं दिखाते। पाकिस्तान एक शेरों की आर्मी है। मेरी बात सुनो, पाकिस्तान एक शेरों की आर्मी है, और जो वक्त नजदीक आने वाला है कि आपको ऐसे करके ये गायब करेगी। और ये वक्त आ रहा है अभी। आप लोग बंदे नहीं बनने वाले, आप लोग उस चीज पे नहीं आ रहे कि अमन होना चाहिए। इमरान खान ने आपको मैसेज दिया था कि हम अमन चाहते हैं, आप लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया। अब तैयार हो जाए। पहले तो आधा हिंदुस्तान तो अभी इंडिया बगैर हिंदुस्तान है जो वो चाइना बगैर किसी मुकाबले के ले गया। आप किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारा एक सेकंड देखिए, बिल्कुल मैंने यहाँ पे आराम से डिबेट करने के लिए आप लोगों को बुलाया था। बिल्कुल आप लोगों ने एक दूसरे से इस तरीके से बात नहीं करनी है। मैं यहाँ पे बिल्कुल अभी शो क्लोज करने लगी हूँ, क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन ना बिल्कुल आराम से बात करनी देखिए काजू जी, जो मेरी फौज को कुछ कहेगा मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। मैं कह रहा हूँ कि उनको चाहिए था। मैं बड़ी प्रिंसिपल गुफ्तगू कर रहा था, ये वो ताने मीने पे आ गए। मैं उनको एहसास दिला रहा था कि ये वजह है जिसकी वजह से ये मुल्क तरक्की नहीं कर रहे, मगर वो सीधे आ गए। मैं कह रहा हूं कि मुझे अपनी फौज पे फख्र है, और मुझे अपनी फौज के साथ अगर लड़ना पड़ गया तो कश्मीर के लिए लड़ूंगा। आप बिल्कुल लड़िए। फौज से ना लड़ पाए तो आप किसी जिहादी तंजीम में शामिल हो जाइए, जो आपका मन करे वो करिए। मैं एक बार फिर कहूंगा कि ये मुगालता पालना छोड़ दें कि भारत का ये कर देंगे और कश्मीर ले लेंगे। मैं जो है इस डिबेट में नहीं पढ़ता। आप हिंदुस्तान आधा नहीं होता हूँ। जो इस तरह की बातें होती हैं उसमें कतई मेरा इंटरेस्ट नहीं है। आपको जो अच्छा लगे आप वो करिए। कश्मीर आप ले सकें तो ले लीजिए। आपको देखिए चौधरी साहब, मुगालते का कोई इलाज नहीं है, और वो इलाज मैं भी नहीं कर सकता। मैं यहाँ बहुत शुक्रिया अदा करूंगी आप दोनों का कि आप दोनों आए, और बिल्कुल मैंने इस तरह की तू मैं वाली डिबेट ना कभी की है, ना मुझे आदत है। मैं चाह रही थी कि आप लोग आराम से बात करें, लेकिन नहीं आओ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोग तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया राजीव सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सो मच चौधरी साहब, थैंक यू।